भारत के संविधान का भाग 8, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित भाग कहते हैं, देश के विविध भूभागों को समझने और संचालित करने की एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। यह भाग संविधान के अनुच्छेद 200 से लेकर 242 तक फैला है और इसमें भारत के उन प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है जो न तो पूर्ण राज्य हैं, न ही वे सामान्य स्थानीय निकायों की संरचना में आते हैं। इन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आइए इन अनुच्छेदों की विस्तार से चर्चा करते हैं और इनके ऐतिहासिक, कानूनी तथा प्रशासनिक महत्व को समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 230 की बात करें। यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की नींव रखता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संचालित किया जाता है। प्रशासक का नाम राष्ट्रपति द्वारा और उसकी भूमिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपाल नामित होते हैं, जबकि चंडीगढ़ में प्रशासक होता है। यह व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों से भिन्न बनाती है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल नहीं बल्कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक नियुक्त होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण इन प्रदेशों पर बना रहे, जो कई बार रणनीतिक, प्रशासनिक या ऐतिहासिक कारणों से आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 238A की ओर। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का गठन कर सकती है। इसका उद्देश्य उन केंद्र शासित प्रदेशों को एक सीमित स्वायत्तता देना है जिनकी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति या प्रशासनिक आवश्यकता राज्य के समान तो नहीं है, लेकिन स्थानीय शासन की जरूरत महसूस होती है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से यह प्रावधान संविधान में जोड़ा गया था। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि पुडुचेरी और दिल्ली जैसे प्रदेशों को अपनी स्थानीय सरकार और विधानमंडल मिल सके, जिससे वहां की जनता को प्रतिनिधित्व और स्थानीय मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। अब बात करते हैं अनुच्छेद 203A की, जो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। दिल्ली, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT घोषित किया गया है, भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से जोड़ा गया यह अनुच्छेद दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का अधिकार देता है। दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची और संवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बना सकती है, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास सुरक्षित रहती है। इसका कारण यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और इन विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण आवश्यक माना गया है। इस व्यवस्था के कारण दिल्ली की सरकार को कई बार सीमित अधिकार महसूस होते हैं, लेकिन यह संतुलन दिल्ली की संवेदनशीलता और राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए रखा गया है। अगर दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 239AB लागू होता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि वह संतुष्ट है कि दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 236A के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान दिल्ली का प्रशासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में चला जाता है और स्थानीय विधानसभा व मंत्रिपरिषद के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह प्रावधान दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 240, जो राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति देता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जैसे दूरदराज और विशिष्ट प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति को शांति, प्रगति और सुशासन हेतु नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर संसद के बजाय सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जिससे केंद्र सरकार की नीति और दृष्टिकोण इन प्रदेशों में प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था इन क्षेत्रों के भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के संबंध में व्यवस्था देता है। संसद को अधिकार है कि वह केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन करे या किसी मौजूदा उच्च न्यायालय को
उस प्रदेश के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करे। इससे न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार और सुदृढ़ीकरण होता है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनता को न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और पुडुचेरी के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। अंत में अनुच्छेद 242 की बात करें। यह अनुच्छेद कुर्ग राज्य से संबंधित था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कुर्ग को मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक में मिला दिया गया था। इससे यह दिखाता है कि संविधान जीवंत दस्तावेज है, जिसमें समय समय पर जरूरत के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किए जाते हैं। इन सारे अनुच्छेदों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान ने देश के विविध और विशिष्ट भूभागों के लिए अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और प्रशासनिक तंत्र राज्यों की तुलना में अधिक केंद्र नियंत्रित हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे प्रदेशों को सीमित स्वायत्तता दी गई है, जबकि अंडमान, लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उच्च न्यायालयों की व्यवस्था न्याय और विधि के शासन को सुनिश्चित करती है। संविधान का भाग 8 हमें यह सिखाता है कि भारत में प्रशासनिक विविधता को कैसे संतुलित किया जाता है, राष्ट्रीय हित, स्थानीय आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों के अनुरूप। यह भाग न केवल प्रशासन का मार्गदर्शक है, बल्कि भारतीय संघ की मजबूत और लचीली संरचना का प्रतीक भी है। भारत के संविधान का यह हिस्सा देश के संघीय ढांचे की गहराई और समझ का उदाहरण है, जो समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालता रहता है।